अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स की फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी का मतलब अल्कोहल्स में ये होता है कि फिर तो हम अल्कोहल्स की टाइप पढ़ेंगे, यानी एथेनॉल, मेथनॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल, तीनों की जो टॉक्सिसिटी होती है वो। और फिर उसके बाद हम तीन तरह की ड्रग्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि जो लोग एथेनॉल कंज्यूम करते हैं क्रॉनिकली, यानी जो कि अल्कोहल पर डिपेंड होते हैं, उस अल्कोहल डिपेंडेंस को ट्रीट करने के लिए कुछ ड्रग्स होंगी। फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी कहते हैं कि जब हम अल्कोहल को ट्रीट कर रहे होते हैं ना, और अल्कोहल विड्रॉ कर रहा होता है, तो जब कोई क्रॉनिक यूजर अल्कोहल से विड्रॉ होता है ना, तो उसको कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसे हम अल्कोहल विड्रॉल स्टेट कहते हैं, और उन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स होती हैं। और थर्ड पे हम कहते हैं कि एक्यूट मेथनॉल या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल की जो है इंटॉक्सिकेशन, उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो हमने तीन तरह के अल्कोहल्स देखे, इथाइलिन, सॉरी, एथेनॉल, मेथनॉल एंड ऑब्वियसली इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो हम ये तीन जो हैं ये देखेंगे अल्कोहल्स। अच्छा, वी नो कि जो क्रॉनिकली अल्कोहल यूजर्स होते हैं ना, वो एथेनॉल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि मेथनॉल और एथेनिल ग्लाइकोल तो बहुत टॉक्सिक होती है, वो सुसाइड करने के बराबर होगा। तो एथेनॉल जो है वो है जो अल्कोहल आमतौर पर क्रॉनिकली यूज़ की जाती है इन अल्कोहलिक्स। और एथेनॉल इज अ सेडेटिव हिप्नोटिक, यानी कि सीएनएस को डिप्रेस करती है, जस्ट लाइक बार्बिट्यूरेट्स एंड बेंजोडाइजेपीन्स। ठीक है, और इसके अलावा हम कहते हैं तमाम तरह की जो अल्कोहल्स हैं वो सीएनएस को डिप्रेस करेंगी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेंगी, क्योंकि उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो मोस्टली कोई एसिड होगा। ठीक है, तो दैट्स वाई दे विल कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हम इसकी जरा मेटाबॉलिज्म देखें। सबसे पहले हम कहते हैं कि जैसे ही अल्कोहल या एथेनॉल को हम इंजेस्ट करते हैं ना, तो वो फौरन से एब्जॉर्ब हो जाती है, कंप्लीटली एंड रैपिडली एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और उसका एंड जो सबसे पहले मेटाबोलाइज होगा वो क्या करेगा, एसिटाल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो इसके एंजाइम्स हम यूज करते हैं, एक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, दोनों ही क्या है, एनएडी पॉजिटिव डिपेंडेंट होते हैं। हम कहते हैं कि जो एनएडी पॉजिटिव कोएंजाइम है ना, एनएडी पॉजिटिव कोएंजाइम, ये एक लिमिटेड अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा एथेनॉल को इंजेस्ट कर रहा है, तो फिर भी एंजाइम तो लिमिटेड ही है। ठीक है, तो उस अल्कोहल की जो प्रोसेसिंग है, मेटाबॉलिज्म है, वो तो एनएडी पॉजिटिव पे डिपेंड कर रही है ना, वो इस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करी कि एथेनॉल कितना लिया जा रहा है। ठीक है, चाहे जितना मर्जी एथेनॉल हो, जितनी अवेलेबिलिटी होगी उसके मुताबिक ही उसकी काइनेटिक्स होगी। और हम कहते हैं कि ये एंजाइम सेचुरेट हो जाते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेते हैं, तो एनएडी पॉजिटिव की वजह से हम कहते हैं कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज या एलिमिनेट होगी फ्रॉम बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एथेनॉल, एक कांस्टेंट अमाउंट जो है वो एलिमिनेट होती रहेगी, एक फिक्स्ड अमाउंट एलिमिनेट होती रहेगी, दैट विल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कोएंजाइम। तो उसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो यानी कि जो एथेनॉल है इट फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एलिमिनेशन। ओके, अच्छा, अब हम नेक्स्ट कहते हैं कि हमारे पास दो तरह के एंजाइम्स होते हैं जो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। एक होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और एक होता है ये माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम। अब जो हमारे पास अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है ना, ये हमारे पास होता है साइटोसोलिक, जबकि जो हमारे पास ये वाला एंजाइम है ये हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रियल। ऑब्वियसली वो आपने पढ़ा होगा ना, साइटोक्रोम जो थे, तो वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल थे। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि जो हमारे पास अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है ना, ये तब वर्क करता है जब हमारे पास मॉडरेट टू लो डोजेस ऑफ एथेनॉल ली जाए, तब ये कन्वर्ट करेगा इसको एसिटाल्डिहाइड में, क्योंकि एनएडी पॉजिटिव क्या है, लिमिटेड है। लेकिन अगर बहुत हाई डोजेस ऑफ एथेनॉल ली जाए, स्पेशली जब ब्लड एथेनॉल लेवल्स, यानी कि ब्लड में एथेनॉल के लेवल्स जो हैं वो 100 mg पर डीएल से ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो फिर ये वाला जो सिस्टम है ये काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये वाला सिस्टम सेचुरेट हो चुका होगा। तो ये दोनों में ये डिफरेंस ये है। अच्छा, एक और बात, ये जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का हमने कहा था, उसमें हमने कहा था कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अल्कोहल जो है वो एलिमिनेट या मेटाबोलाइज होगी पर यूनिट टाइम। तो वो कौन सी फिक्स अमाउंट है, वो है 7 to 10 ग्राम्स पर आवर। 7 to 10 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल जो मेटाबोलाइज हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, चाहे जितनी मर्जी इंसान ने, ह्यूमन ने ड्रिंक की है। ठीक है, अच्छा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है हम कहते हैं ये हमारे पास साइटोसोलिक एंजाइम है जो कि लिवर और गट में होता है, लो टू मोटे डोजेज ऑफ एथेनॉल को ये मेटाबोलाइज करता है। लेकिन जो अगर कोई हैवी ड्रिंकर्स या क्रॉनिक ड्रिंकर्स हैं, तो उनमें क्या होता है कि माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम का एक एंजाइम है साइटोक्रोम 2E1। ठीक है, ये 2E1 पर्टिकुलर होता है एथेनॉल के लिए। तो इस सिस्टम का ये एंजाइम जो है ये इंड्यूस होना शुरू हो जाता है अगर कोई क्रॉनिकली एथेनॉल कंज्यूम करेगा, तो उसमें हम कहते हैं कि साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो है ये वाला ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो उसमें टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। ठीक है, वक्त के साथ साथ फिर उस पर इतनी ज़्यादा एथेनॉल का असर नहीं होता, क्योंकि उसमें एंजाइम ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है जो कि उसे मेटाबोलाइज करना शुरू कर देता है। तो क्रॉनिक ड्रिंकर्स में हम कहते हैं टॉलरेंस डेवलप होने की ये वजह है कि उसमें ये वाला एंजाइम जो है वो इंड्यूस हो जाता है। ओके, सो एथेनॉल जो है उसे ये दोनों एंजाइम जो है एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे।
अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ऑब्वियसली एनएडी पॉजिटिव डिपेंडेंस है, और नाम से पता लग रहा है कि डिहाइड्रोजिनेज यानी ये अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है ना उसे एनएडी पॉजिटिव के साथ लगा देता है। ठीक है, तो अल्कोहल के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। अब हाइड्रोजन के रिमूव करने का एक और तरीका क्या है कि CYP2E1 एंजाइम क्या करे, NADPH प्लस ऑक्सीजन को लेकर आए। ठीक है, एक ये वाला H और एक एथेनॉल का H दोनों मिलाकर H2O बना ले। ठीक है, और NAD भी पॉजिटिव बन जाए। ये याद है कि यहाँ पे NAD पॉजिटिव है, यहाँ पे NADP पॉजिटिव है, तो दोनों जगह में क्या हो रही है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है, एथेनॉल की एसिटल्डिहाइड बन गया। अब एसिटल्डिहाइड को जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे क्या था, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इट इज एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ये भी NAD पॉजिटिव डिपेंडेंट ही होता है बिकॉज इट इज डिहाइड्रोजिनेज, तो इसमें से भी एक और हाइड्रोजन रिमूव किया तो हमारे पास क्या बन गया, एसिटेट या एसिटिक एसिड। दैट्स व्हाई इट कॉजेज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, एसिटेट अगर ज्यादा हो गया। फिर हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड जो है ना, ये बॉडी में एक्यूमुलेट ज्यादा देर नहीं होना चाहिए। एसिटल्डिहाइड की एक्यूमुलेशन जो है वो टॉक्सिक होती है। एसिटल्डिहाइड की एक्यूमुलेशन जो है वो हमारे पास क्या कॉज करा सकती है, फ्लशिंग, नोजिया, वॉमिटिंग। ठीक है, और इसके अलावा अच्छा हाँ, ये तो हमारे पास होंगे एक्यूट इफेक्ट्स, यानी किसी ने अगर अल्कोहल कंज्यूम की है, बहुत ज्यादा अमाउंट में कर लिया एक्यूटली, तो एसिटल्डिहाइड को मेटाबोलाइज होने में टाइम लगेगा, तो एसिटल्डिहाइड उसमें फ्लशिंग और नोजिया, वॉमिटिंग कॉज करेगा। लेकिन अगर क्रॉनिकली एसिटल्डिहाइड जो है एक्यूमुलेट होती जा रही है किसी के अंदर, तो इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कैंसर। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं थायमीन डेफिशिएंसी और फोलेट के साथ बाइंड करके उसे इनएक्टिवेट करता है, तो फोलेट और थायमीन की डेफिशिएंसी भी जो है एसिटल्डिहाइड की क्रॉनिक एक्यूमुलेशन की वजह से होती है। अब एक दो बातें ये कि जो हमारे पास वुमेन होती है ना, उनमें हमारे पास फैट की रेशियो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर, लेकिन हमने पढ़ा कि जो एल्कोहल है वो रैपिडली और कंप्लीटली एब्जॉर्ब होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनटू द टोटल बॉडी वाटर। ठीक है, लेकिन अब चूंकि वुमेन में फैट ज्यादा होता है तो एल्कोहल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कम होती है। ठीक है, क्योंकि वो वाटर में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, बट इसमें तो फैट होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कम होती है और ब्लड में ज्यादा रहती है। ठीक है, तो हायर ब्लड कंसंट्रेशन हो जाती है ऑफ एल्कोहल इन वुमेन, और वुमेन में फिर हम कहते हैं कि जो इफेक्ट्स हैं वो भी इसके ज्यादा आएंगे। सेकंड, हम कहते हैं कि जो ईस्ट एशियंस होते हैं उनमें एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की जेनेटिक डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में अगर वो एथेनॉल कंज्यूम करे ना, अच्छा सॉरी, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज ईस्ट एशियंस में ये वाला एंजाइम काम होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, तो इसका मतलब उनमें एसिटल्डिहाइड जो है एक्यूमुलेट जो है वो हो जाता है। तो इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एथेनॉल कंज्यूम करने में भी उनमें एसिटल्डिहाइड इतना एक्यूमुलेट हो जाता है कि इट कॉजेज नोजिया एंड अ फ्लशिंग रिएक्शन। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर फोमेपिजोल जो है वो इसको इनहिबिट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास ये डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन एक होता है। वो क्या होता है कि जिन लोगों में हम अल्कोहल प्लस डाइसल्फिराम दोनों इकट्ठा दें, उनमें क्या होता है कि अल्कोहल तो दे रहे हैं, साथ में वो एसिटल्डिहाइड बना रहा है, और डाइसल्फिराम भी दे रहे हैं जो कि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर रहे हैं, तो उनमें एसिटल्डिहाइड की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा हो जाती है, तो उनमें भी यही होता है, फ्लशिंग, हाइपोटेंशन, नोजिया, वोमिटिंग, उसे हम कहते हैं डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। ओके, अच्छा हमारा एक पॉइंट रह गया था, दैट इज जो हमारे पास एंजाइम होता है ना, MEOS वाला जो सिस्टम था, यानी साइटोक्रोम जो सिस्टम था, वो जो है ना जब एथेनॉल को कन्वर्ट करता है एसिटल्डिहाइड में। ठीक है, तो वो क्या जनरेट करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को जनरेट करता है। ठीक है, जब वो एथेनॉल को रिड्यूस करता है एसिटल्डिहाइड में, और हमें पता है MEOS तब कम काम करता है क्रॉनिक, जब क्रॉनिक अल्कोहल हो या बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल ली जाए, तब ये वाला जो सिस्टम है ये इंड्यूस होता है और ये जो है फंक्शनिंग में आता है। तो जब ज़्यादा अमाउंट में कोई ले या फिर क्रॉनिक यूजर हो, उसमें ROS की जनरेशन ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, और क्रॉनिकली वो क्या करेगी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी वो लिवर की इन्फ्लेमेशन कॉज कराएगी, और अल्टीमेटली उसकी जो सिरोसिस है वो उसमें उसका जो है वो रोल होता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्यूट इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, जो कि मोस्टली आपको पता ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CNS में क्या होता है, ऑब्वियसली जब कोई अल्कोहल लेता है तो सिडेशन होगी उसे। ठीक है, हमने कहा ना कि जो एथेनॉल है दैट इज अ CNS डिप्रेसेंट या फिर सेडेटिव हिप्नोटिक होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगी, सिडेशन होगी और डिसइनहिबिशन होगी। डिसइनहिबिशन मैंने बताया था कि ऐसा बिहेवियर होता है कि कभी कभार हम सोसाइटी या किसी सोशल इवेंट या उसमें हैं समझे, ठीक है, और किसी सोशल सेटअप में है और कुछ ऐसी एक्शंस हैं जो हम परफॉर्म नहीं करते, जो सोशली इनअप्रोप्रिएट होते हैं। हमारा दिल करता है करने का, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, हमें पता है कि ये चीज़ जो अभी गलत है ये करना। ठीक है, लेकिन डिसइनहिबिशन में क्या होता है कि वो जो हमारे पास जो कंट्रोल ऑफ बिहेवियर हो रहा था ना वो नहीं होता। ठीक है, तो फिर इसमें बंदा जो है वो बहुत कुछ कर जाता है जो सोशली इनअप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं स्लर्ड स्पीच होती है, इसमें बोला नहीं जाता। एटैक्सिया जो है लड़खड़ा के चलना यानी कि, और इम्पेयर्ड जजमेंट यानी बंदा सही से फैसला नहीं कर पाता सही या गलत में, और मोस्टली हम कहते हैं इम्पेयर्ड ड्राइविंग भी होती है अक्सर। जो नॉन टॉलरेंट लोग हैं यानी जो इतनी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते,
उनमें अगर ब्लड लेवल 60 टू 80 mg पर डीएल हो जाए ब्लड लेवल अल्कोहल का, तो उनमें ये वाला इफेक्ट आएगा। लेकिन जो ग्रॉस ड्रिंकर्स होते हैं, क्रॉनिकली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो टॉलरेंट हुए होते हैं। हमने कहा ना कि उनमें एमईओएस जो है वो वाला एंजाइम इंड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो वो टॉलरेंट हुए होते हैं। तो उनमें 120 टू 160 mg पर डीएल ब्लड लेवल होगा, तभी उनमें इम्पेयर ड्राइविंग होगी। फिर हम कहते हैं 300 mg per dl से अबव लेवल्स में क्या होता है कि हमें पता है ना कि क्योंकि इट इज़ अ सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट, तो कॉन्शियसनेस का लॉस, कॉमा, डेथ भी हो सकती है। और मोस्टली डेथ किस वजह से होती है? मेडुलरी डिप्रेशन की वजह से। मेडुला में हमें पता है वाइटल सेंटर्स होते हैं, तो ब्रीथिंग सेंटर और कार्डिक सेंटर जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं, इसकी वजह से डेथ हो सकती है। और 500 mg per dl से तो अबव बिल्कुल ही मतलब लीथल है। अच्छा, हम कहते हैं कि जो लोग जिन लोगों में टॉलरेंस डेवलप हुई होती है ना अल्कोहल की, जो क्रॉनिक यूजर्स होते हैं, उनमें जो ये वाले इफेक्ट्स हैं ना, सेडेशन, डिसइनहिबिशन वगैरह, वो कम होते हैं। तो वो ऐसे ऑलमोस्ट नॉर्मली फंक्शन कर रहे होते हैं अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद भी। लेकिन लीथल अमाउंट उनमें भी यही सेम ही होगी। ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं कि एथेनॉल जो है वो सिग्नलिंग को मॉड्यूलेट करता है। उसका इफेक्ट माइक्रो लेवल पे क्या होता है? एक तो वो गाबा को फैसिलिटेट करता है एट गाबा ए रिसेप्टर्स, जस्ट लाइक सेडेटिव हिप्नोटिक्स कर रहे थे, वैसे ही अल्कोहल भी करता है। यानी कि इनहिबिशन, गाबा का काम क्या होता है? सीएनएस में इनहिबिटरी इफेक्ट शो करना। ठीक है, तो एथेनॉल क्या कर रहा है? उस इनहिबिशन को एनहांस कर रहा है। दैट्स व्हाई इट कॉल्स सीएनएस सप्रेशन। दूसरा हम कहते हैं ग्लूटामेट जब एनएमडीए रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है ना, तो एक्साइटेशन होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये उसको इनहिबिट करेगा, यानी एक्साइटेशन को इनहिबिट कर रहा है, तो सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट होगा। और इसके अलावा एंडीनाइलाइल साइक्लेज, फॉस्फोलाइपेज सी और आयन चैनल्स के एक्टिविटीज को भी मॉडिफाई करके इसने असल में करना क्या है? सीएनएस को डिप्रेस करना है। अच्छा, हम कहते हैं सीएनएस के अलावा बाकी इसके एक्यूट इफेक्ट्स क्या होते हैं कि ये हार्ट को बहुत ज़्यादा हद तक डिप्रेस कर देगा। ठीक है, हार्ट की एक्टिविटी बहुत स्लो डाउन हो जाएगी, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देगा, इसमें से वेजोडाइलेशन होगी और हाइपोथर्मिया होगा, यानी शिवरिंग वगैरह जो है वो होगी। तो दीज आर द एक्यूट इफेक्ट्स। बाकी वो तो आपको पता ही है कि एसिटाल्डिहाइड की वजह से अगर एक्यूटी ज़्यादा लें तो फ्लशिंग, वॉमिटिंग, नॉजिया वगैरह होगा। और जो ई स्टेशन डिसेंट्स उनमें ज़्यादा होगा, क्योंकि उनमें एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की जो है वो जेनेटिक डेफिशिएंसी होती है। ओके, नाउ लेट्स सी द क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। जो बंदा ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उसमें क्या होता है? सबसे पहले तो ऑब्वियसली टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो हमारे पास एमईओएस सिस्टम है वो साइटोक्रोम एंजाइम की जो इंडक्शन है, यानी उसकी सिंथेसिस ज़्यादा करा देता है अगर क्रॉनिकली अल्कोहल जो है वो यूज़ किया जाए। ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू टॉलरेंस होती है, बट ये एक लेसर एक्सटेंट मैकेनिज्म है। जो मेन मैकेनिज्म जिसके थ्रू टॉलरेंस होती है वो है सीएनएस में अडेप्टेशन हो जाती है। जो गाबा के रिसेप्टर्स जो जिन पे जाकर अल्कोहल एक्ट कर रही थी, उनमें जाकर एडेप्टेशन हो जाती है, तो अल्कोहल का जो असर है वो कम हो जाता है इफ क्रॉनिकली यूज्ड। तो लेसर एक्सटेंट में हम कहते हैं एंजाइम्स की इंडक्शन हो जाती है। हम कहते हैं अल्कोहल टॉलरेंस की वजह से फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है, जिसे हम अल्कोहल यूज डिसऑर्डर या अल्कोहलिज्म कहते हैं। ठीक है, जो लोग अल्कोहल यूज करते हैं उनमें अब साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या होती है कि इट इज़ अ कंपल्सिव अर्ज। बंदे को फौरन से एक अर्ज होती है, अगर कभी कोई स्ट्रेस आ जाए, उसकी इमोशंस डिसरेगुलेट हो जाए, या वो रियलिटी को एस्केप करना चाहता हो, तो उसके लिए वो क्या कहते हैं? स्ट्रेस को कोप करने के लिए अल्कोहल का यूज़ कर सकता है। और उसका ये यकीन होता है कि ही कैंट फंक्शन विदाउट अल्कोहल। और फिजिकल डिपेंडेंस ये होती है कि जब वो अल्कोहल को छोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो उनमें सिम्टम्स आते हैं फिजिकली, जैसे कि ट्रेमर्स, स्वेटिंग, नोजिया, हेडेक्स और कभी कभार सीजर्स भी जो है वो आ सकते हैं। तो ये फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, जिसकी वजह से उसे हम विड्रॉल स्टेट भी कहते हैं। तो विड्रॉल स्टेट जो है मुश्किल हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि पास लिवर होती है। लिवर में ऑब्वियसली हमें पता है कि जो इंजाइम्स हमने पढ़े हैं वो कहाँ होते हैं? लिवर में। यानी अल्कोहल जो है ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? लिवर में जाएगा, और वहाँ जाके मेटाबोलाइज हो रहा है ना। ठीक है, लिवर के अंदर मेटाबोलाइज हो रहा है। और सबसे पहले हम कहते हैं स्टेज आती है रिवर्सिबल फैटी लिवर। ये वो स्टेज होती है, शुरू में हम कहते हैं कि फैटी लिवर बनना शुरू हो जाता है, स्टीटोसिस होती है। अगर इस स्टेज पे अल्कोहल छोड़ दी जाए तो लिवर जो है वो ठीक हो सकता है, उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल हो सकती है। लेकिन अगर ना छोड़ी जाए और मजीद कंटिन्यू किया जाए यूज़, तो वो आगे जाके ज़्यादा सीरियस जो है वो हो जाता है। जैसे पहले फैटी लिवर होता है और बाद में हम कहते हैं हेपेटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दैट कैन प्रोग्रेस टू द सिरोसिस यानी फिब्रोसिस, और एंड पे हम कहते हैं लिवर फेलियर जो है वो हो जाता है। अब होता क्या, स्टीटोसिस क्यों होती है? हम कहते हैं हमारे पास एनएडीएच बन रहा था ना, फ्रॉम एनएडी पॉजिटिव डिपेंडेंट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। जो एनएडीएच है वो ज़्यादा होता है, तो इट स्टिम्युलेट्स फैटी एसिड सिंथेसिस और उनकी ब्रेकडाउन को कम करता है। और फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं और वो लिवर में काम हो रहा है, तो लिवर में स्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा वो फैटी एसिड ब्लड में भी चले जाते हैं, इसलिए हम लाइपीमिया कहते हैं कि उसमें हो जाता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि आगे हेपेटाइटिस सिरोसिस वगैरह क्यों हो रहा है? क्योंकि वी नो कि जो एमईओएस था सिस्टम, दैट वर जनरेटिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, और वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज डैमेज कराते हैं, डायरेक्टली लिवर सेल्स के लिए टॉक्सिक होते हैं। दूसरा हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड जो बनता है, दैट इज इट सेल्फ टॉक्सिक, और वो भी लिवर सेल्स को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और फिर फिब्रोसिस जो है वो हो रही है। सो दीज वर सम मैकेनिज्म्स। और हमें पता है कि वुमेन में जो इफेक्ट्स है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें फैट जो है वो कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, रेशियो, जिसकी वजह से उनमें ब्लड में अल्कोहल ज़्यादा रह जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है। और हम कहते हैं क्योंकि लिवर डैमेज हो गया है, ठीक है, डैमेज हो रहा है, सिरोटिक लिवर है, तो वो हमारे पास ग्लूकोज रिलीज नहीं कर रहा, उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह में भी जो है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस वगैरह जो होती है वो डिफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो हो सकता है।
नाउ कमिंग ऑन टू जीआईडी, हमें पता है कि जो एंजाइम थे लाइक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज वो लिवर के अलावा गट में भी थे, ठीक है, जो डायरेक्टली वहाँ पे जब अल्कोहल आता है तो उसे मेटाबोलाइज करते हैं। तो जब वो डायरेक्टली उसे मेटाबोलाइज करते हैं तो उसके जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स लाइक एसिटाल्डिहाइड वो गट को भी डैमेज करते हैं, वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन, ब्लीडिंग और स्कारिंग जो है वो सी कराते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास अल्कोहल क्रॉनिकली यूज़ किया जाता है तो वो क्योंकि गट वॉल को डैमेज कर रहा है उसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के डिफेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनमें भूख जो है वो कम हो जाती है, यानी फूड इंटेक जो है वो पूरा हो जाता है और उनमें मैल न्यूट्रिशन हो जाती है। अब इन दोनों की वजह से हमारे पास कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कम हो जाते हैं। मोस्ट कॉमनली हम कहते हैं थायमीन यानी B1, फोलेट, B9, B12 और B6 विटामिन पे जो है वो असर होता है। इसके अलावा जिंक और मैग्नीशियम भी जो है वो कम हो जाते हैं और ऑब्वियसली मैल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होती है, मसल वेस्टिंग होती है, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है वो होती हैं इन एल्कोहलिक्स। फिर हम कहते हैं पेनक्रेटाइटिस का रिस्क हो जाता है ज़्यादा। अब पेनक्रेटाइटिस का रिस्क क्यों होता है? एक तो अल्कोहल जो है वो पेनक्रेटिक सिक्रीशंस जो एंजाइम्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो स्मॉल डक्ट्स ऑफ पेनक्रियास के अंदर जो है प्रोटीन प्लग्स बन जाते हैं। एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो प्रोटीन प्लग्स बन जाते हैं स्मॉल डक्ट्स के अंदर, वो कैल्क्यूलाई या स्टोन्स बना देते हैं जो कि प्रोग्रेसिवली इन्फ्लेमेशन और फिब्रोसिस करा देता है पेनक्रियास का। इसके अलावा अल्कोहल जो प्रीमेच्योर एक्टिवेशन करा देता है डाइजेस्टिव लाइसोसोमल एंजाइम्स की। हमें पता है ना कि पेनक्रियास के अंदर एंजाइम्स इनएक्टिवेट रहते हैं जब तक वो गट में नहीं जाते और ड्यूडिनम वगैरह में जाके वो एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन ये प्रीमेच्योर एक्टिवेशन करा देता है जब वो एंजाइम के अंदर ही होते हैं, सिनार सेल्स के अंदर ही होते हैं, तो वो उनको डैमेज कर देता है। तो पेनक्रियाटिटिस का रिस्क जो है वो अल्कोहलिक्स में ज़्यादा होता है। इसके अलावा गाउट क्यों होता है? हमने देखिए जो एनएडीएच है ना, हमने कहा था एनएडीएच ज़्यादा बन रहा है। एनएडीएच जो है वो ना सिर्फ फैटी एसिड की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है बल्कि वो पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हम कहते हैं एनएडीएच जो है वो पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करता है जब एनएडीएच ज़्यादा होता है। और जब लैक्टेट है वो हमारे पास क्या करेगा, इट विल कम्पीट विद यूरेट फॉर एक्सक्रीशन। तो लैक्टेट एक्सक्रीट हो जाएगा और यूरेट जो ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से गाउट जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट हम कहते हैं एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स। इसका मैकेनिज्म काफ़ी है कि वो एक्सेस वगैरह पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस की जो एक्सेस वगैरह है उनको डिस्टर्ब करता है। और इसके अलावा एक ये भी है कि क्योंकि सिरोटिक लिवर है और हमें पता है कि जो स्टीरॉइड हार्मोन्स की जो मेटाबॉलिज्म है, यानी आगे उनमें अगर कोई चेंजेस वगैरह करनी है, फर्दर उन्हें प्रोसेसिंग करनी है या कन्वर्जन करनी है, तो वो सारी जो है वो लिवर में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी स्टीरॉइड आता है, ठीक है। अल्टर्ड स्टीरॉइड मेटाबॉलिज्म किस में आएगा? सिरोटिक लिवर में। तो अब उनकी मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रही और इसके अलावा जो कॉर्टिसोल का एक्सेस था एड्रिनल ग्लैंड के साथ वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो बस आप ये याद रख लें कि मेजर क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन अगर कम होगा मैन में तो इट विल प्रोड्यूस गाइनोकोमेस्टिया, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का एक बैलेंस होता है और टेस्टोस्टेरोन जो है वो एस्ट्रोजन के ऊपर डोमिनेट होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे लाइक गाइनेकोमेस्टिया और टेस्टिकुलर एट्रोफी। इसके अलावा कॉर्टिसोल ज़्यादा होने की वजह से सॉल्ट रिटेंशन भी होती है और फैट फॉर्मेशन भी होती है। तो दिस फैट फॉर्मेशन इज फर्दर कंट्रीब्यूटिंग टू द लाइपीमिया एंड स्टीटोसिस। फिर अगर न्यूरोलॉजिकल इसके देखे जाए तो हम कहते हैं उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है क्योंकि विटामिन B9, 12, 6 वगैरह जो है वो कम होते हैं, थायमीन भी। तो ये सारे क्या करते हैं, न्यूरॉन की जो नर्व हेल्थ है उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो अगर वो नहीं होते तो उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, यानी पेरिफेरल जो पार्ट्स होते हैं हैंड्स फीट वगैरह उनमें नंबनेस वगैरह ये सेंसेशंस जो है वो इस तरह की आती है। फिर हम कहते हैं कि वर्निक कॉर्सकोफ सिंड्रोम होता है ड्यू टू थायमीन या B1 डेफिशिएंसी। अब वर्निक कॉर्सकोफ सिंड्रोम के ना 2 स्टेजेस होते हैं। पहला वाला एक एक्यूट फेज होता है जिसे हम वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी कहते हैं और इसे हम ट्रीट कर सकते हैं अगर हम इस दौरान क्या दे दें, पारेंटल थायमीन दे दें, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास ट्रीट हो सकता है। अब वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी में क्या होती है, एटेक्सिया, कन्फ्यूजन, इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की जो है वो पैरालिसिस हो जाती है, यानी मूवमेंट जो है वो नहीं हो सकती। और अगर वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी को ट्रीट ना किया जाए तो इट कैन प्रोग्रेस इनटू कॉर्सकोफ साइकोसिस व्हिच इज परमानेंट डैमेज। और ये परमानेंट किस चीज़ का डैमेज होता है? मेमोरी डिसऑर्डर का। इसमें क्या क्या हो सकता है? कॉन्फेब्युलेशंस, यानी जो मेमोरी में हमारे पास गैप आते हैं पेशेंट के पास वो उनको खुद से ही बना के स्टोरीज वगैरह बना के जो है उसको फिल कर देता है, ठीक है। तो वो फॉल्स मेमोरीज में क्रिएट हो जाती हैं, कॉन्फेब्युलेशंस। और इसके अलावा एंटीरोग्रेड एमनीजिया यानी न्यू मेमोरीज जो है उसमें फॉर्म नहीं हो सकती। तो दैट इज कॉर्सकोफ साइकोसिस। देन वी से सीवीएस में क्या होता है? हाइपरटेंशन। वी नो कि एक्यूट में हमने क्या कहा था कि वो डायलेशन करा देता है ना स्मूथ मसल्स की, इसकी वजह से वेजोडाइलेशन हो जाती है। लेकिन क्रॉनिक में कैसे हाइपरटेंशन होती है? क्योंकि एक तो वो सॉल्ट रिटेंशन वगैरह करा रहा होता है, ठीक है, देखा था ना हमने कॉर्टिसोल ज़्यादा होने की वजह से सॉल्ट रिटेंशन होती है। और दूसरा हम कहते हैं कि लिवर डैमेज भी हो रहा होता है जिसकी वजह से सिरोसिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन जो है वो होती है, ठीक है। एनीमिया होता है, ऑब्वियसली हमें पता है कि B9, B12 जो है वो कम है तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकेगा। और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्योंकि वो डायरेक्ट जो है वो कार्डिक सेल्स को डैमेज करता है, उनकी जो कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स है वो वीक हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, यानी हार्ट की जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो डायलेट हो जाता है। फिर हम कहते हैं पास एक होता है बिंज ड्रिंकिंग। बिंज ड्रिंकिंग को एक्यूट ड्रिंकिंग भी कहते हैं, यानी कुछ
दिन मतलब लगातार जो है बहुत ज़्यादा जो ड्रिंकिंग की जाए, बिंज ड्रिंकिंग, दैट कैन कॉज एरिथमियाज। और अगर मॉडेस्ट ड्रिंकिंग हो यानी पर डे जो है वो 10 से 15 ग्राम्स थोड़ी सी यूज़ की जाए तो इट कैन इनफैक्ट कॉज अ बेनिफिशियल इफेक्ट जो है कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, और हमें पता है उसका हार्ट पे प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, यानी कोरोनरी आर्टरी की जो डिजीज़ है वो कम हो जाती है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की वजह से। तो मतलब सिर्फ एक ये एक बेनिफिशियल इफेक्ट है, वैसे बाकी सारे जो है वो डिसएडवांटेज। अब फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स अल्कोहल इस्तेमाल करती हैं उनमें ये टेरेटोजीनिक होता है, यानी उनका जो चाइल्ड होगा, जो फीटस होगा, वो जब पैदा होगा तो उसमें ये सारे मसाइल होंगे। क्या होगा, एक तो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है, उसमें मेंटल रिटार्डेशन होगा क्योंकि माइक्रोसेफेली है, माइक्रोसेफेली मतलब स्कल या ब्रेन का साइज जो है वो छोटा होता है। और इसके अलावा हम कहते हैं अंडर डेवलपमेंट ऑफ मिड फेस हो जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फेस होता है जिसमें मिड फेस के जो फीचर्स हैं वो अंडर डेवलप होंगे। लाइक देखिए यहाँ पे लो नेजल ब्रिज हो रहा है, ठीक है, एपिकैंथल फोल्ड्स हैं, स्मूथ फाइलथ्रम since it also comes in the mid face, thin upper lip and underdeveloped jaw. So these are the features. Next is neoplasia. और हमें पता है कि अल्कोहल जो है वो प्राइमरी कार्सिनोजेनिक तो नहीं होता, लेकिन ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू कैंसर्स को बढ़ाता है। जैसे एसिटल्डिहाइड की क्रॉनिक एक्यूमुलेशन हो जाती है ना, तो एसिटल्डिहाइड एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि डीएनए और प्रोटीन्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो जीआईटी में हम कहते हैं न्यूप्लास्टिक ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। इसकी एक वजह ये भी है कि हमें पता है कि एंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटीज़ करा रहा होता है, तो उसमें ईस्ट्रोजन को ज़्यादा कराता है, तो ईस्ट्रोजन की ज़्यादा होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। फिर हम कहते हैं इम्यूनिटी को कम कराता है। वी नो कि लिवर और पेनक्रियास में तो इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा करा रहा था, यानी वहाँ पे जो इम्यून सेल्स थे ज़्यादा काम कर रहे थे, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए हेपेटाइटिस और पेनक्रियाटाइटिस जो है वो हो रहा था। लेकिन पेरिफेरल सेल्स में जो है ये इनहिबिट करता है इम्यून सेल्स को, और इसकी वजह से क्योंकि फाइटिंग कैपेबिलिटी कम हो गई, इम्यूनिटी कम हो गई है, तो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने की जो है वो ताकत कम है, तो दैट्स व्हाई इन्फेक्शियस निमोनिया कैन बी इज कॉमन इन एल्कोहलिक्स। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।